नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता राजकीय महाविद्यालय के भौतिक विभाग से हम पिछले कुछ दिनों से क्वांटम मैकेनिक्स प्रथम प्रश्न पत्र में अनेक पोटेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करने का प्रयास किया था। प्रारंभ में मैंने क्लासिकल ऑसिलेटर के बारे में आपको बताया था और क्लासिकल ऑसिलेटर से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज किया। कुछ नए कांस्टेंट डिफाइन करते हुए उस इक्वेशन को हमने एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में प्राप्त किया था। आपको ध्यान आ गया होगा, जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हुई थी वो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। और फिर हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने, जैसा हम हर पोटेंशियल प्रॉब्लम में करते हैं, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के लिए सॉल्व करने का प्रयास किया था। पिछले टर्म पर जो कार्य हमने किया था वह आइगन वैल्यू के लिए था। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से सॉल्व किया गया और रेफरेंस फार्मूला निकाला गया। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको वहाँ पर ये परामर्श दिया था कि कम से कम हम जो भी सॉल्यूशन मेथड है उससे परिचित हों, क्योंकि सीखने में कोई बुराई नहीं होती। और अगर आपको लगे कि टाइम हमको परमिट नहीं कर रहा है तो हम रेफरेंस फार्मूला से डायरेक्ट फिर जो हमारे रिजल्ट्स थे आइगन वैल्यू के उसको हम लिख सकते हैं। आपको ध्यान आ गया होगा, मैंने आपको बताया था कि जो वेव फंक्शन है वह वेव फंक्शन फाइनाइट वैल्यू का होना चाहिए और उस केस के लिए जो हर्माइट सीरीज़ है उसको किसी n की वैल्यू पर टर्मिनेट होना चाहिए। उसके लिए जो ये एक्सप्रेशन थी जो हमने रेफरेंस फार्मूला निकाला था 2n + 1 - बीटा डिवाइडेड बाई n+2 n+1 an, और इस सीरीज को फाइनाइट रखने के लिए हमने कहा था कि 2n + 1 - बीटा = 0। इससे संबंधित सारे लॉजिक पिछले व्याख्यान में आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तो इस समीकरण से हम बीटा बराबर 2n + 1 निकाल सकते हैं। आपको प्रारंभ में ध्यान होगा, अल्फ़ा और बीटा हमने डिफाइन किए थे और मैंने वहाँ पर कहा था कि जो बीटा कांस्टेंट है वो है एनर्जी से संबंधित है और इस प्रकार से एनर्जी का जो एक्सप्रेशन निकल के आया है वह एनर्जी का एक्सप्रेशन है n + 1/2 h×ω। अब देखिएगा, इस एक्सप्रेशन से ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से अनेक रिजल्ट निकलने हैं। पहली बात हम क्या कर सकते हैं, द अलाउड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n गिव्स अस सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी। क्लासिकल ऑसिलेटर में जो एनर्जी की वैल्यूज़ थी वो कंटिन्यूस थी, लेकिन इस केस में जैसे जैसे हम n के डिफरेंट मान रखेंगे, दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस सम discrete value of energy. These values are termed as eigenvalue of harmonic oscillator. This equation shows that energy level for the harmonic oscillator are equally spaced and the amount of equally spaced is equals to h×ω. एग्ज़ाम में हर बार जब हम क्लासिकल ऑसिलेटर की बात करेंगे तो उस केस में 0 पॉइंट एनर्जी की विवेचना करी जाती है, पूछी जाती है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो 0 पॉइंट एनर्जी को हमें ढंग से समझ लेना चाहिए। साथ ही साथ परीक्षा में एक प्रश्न जो बहुत कॉमन रहा है कि क्लासिकल ऑसिलेटर
और हार्मोनिक क्वांटम ऑसिलेटर दोनों में किस प्रकार के डिफरेंसेज हैं उनकी विवेचना करें। तो दो ये प्रश्न बनते हैं अपने इस हार्मोनिक ऑसिलेटर में। जो 4-5 प्रश्न हैं उसमें से ये 0 पॉइंट एनर्जी के प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं। हम इसको बहुत तसल्ली के साथ समझने का विचार करें। एनर्जी का एक्सप्रेशन है E इज इक्वल्स टू n+1/2 h क्रॉस ओमेगा। तो लोएस्ट एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर is obtained obviously by putting the n is equals to 0. So the expression give the lowest energy level is equals to 1/2 h cross omega 0. And this amount of energy is said to be 0 point energy for the quantum oscillator. So this is the main expression. Now this expression, which is called 0 point energy, is obviously ground state energy or 0 point energy of the harmonic oscillator. 0 point energy is the characteristic result of quantum mechanics, or you may call that 0 point energy is the characteristic result of quantum harmonic oscillator. The eigenvalues of the total energy depends only on quantum number n. Only one quantum number is required, and total energy depends only on this quantum number. Therefore, all the energy levels of the oscillator are non-degenerate. We have already studied the concept of degenerate and non-degenerate. You might be remember that when we studies the motion of particle in three-dimensional motion, we discussed this topic of degeneracy. Okay, and the fourth consequence of this expression is the successive energy level are equally spaced. जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है एनर्जी का, ऊर्जा जो अंतराल है वह समान है, एंड द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव लेवल्स इज बीइंग h क्रॉस ओमेगा. If we see this diagram, which is in form of parabolic energy diagrams, which is the form of parabolic, this picture is different with the classical picture in the sense that all energy levels are shifted upward by 0 point energy. तो 0 point energy से जितने भी energy levels हैं सभी के सभी ऊपर शिफ्ट हो गए हैं. Now this eigen energy are discrete, so we conclude from this expression that the energy eigenvalue are discrete and equally spaced. The energy difference between two consecutive eigenstates is h cross omega 0. Further, the ground state means we have to use the value of principal quantum number as 0. So the ground state energy is half h cross omega 0, and it is not 0. The finite value, that is 0 point energy, is consistent with the uncertainty principle. If you remember, in first section we studied the uncertainty principle. We derive the expression for uncertainty principle, and the physical explanation, physical interpretation was also given there, and we studied there 4 applications. One of the application is to determine the ground state energy of harmonic oscillator by using the uncertainty principle, and we derive there. So this finite value of 0 point energy is again with the consistent of uncertainty principle, and please note that for one dimensional simple harmonic oscillator there is only one and only one quantum number, that is n. In many ways the behavior of quantum mechanical oscillator is different from the classical oscillator, and this question is being asked several times in exams. What are the difference between the classical and quantum oscillators? Or the question is asked how quantum oscillator is differ from the classical oscillator. So main difference are as follows, you may note down. The position of classical oscillator from its mean position
at time t is given by x is equals to a sin omega t, where capital A is the amplitude of the oscillator. This is the classical picture. And from 12th class we study simple harmonic oscillations. We derive and we discuss the equation of simple harmonic oscillation in the term of sine and cos. But in quantum mechanics, no such equation exists for quantum oscillator. Here we can give only probability Px for the finding of oscillator at x in the range of dx. The probability is independent of the time. So you just see the main difference, where we discuss mean position, maximum displacement, and maximum displacement was named as the amplitude. No such picture exists in quantum mechanics. For classical mechanics, maximum displacement is said to be amplitude, and magnitude of x, if is greater than a, the probability of finding the oscillator is 0. तो वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उससे ज़्यादा कभी भी ऑसिलेटर नहीं जाएगा. उस जहाँ तक जा सकता है वह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको कि हमने एम्पलीट्यूड का नाम दिया है. But if x is equals to plus minus a are known as the classical turning points. However, if we consider the quantum oscillator, probability is finite. Probability is finite even for the magnitude of x is greater than a. एम्पलीट्यूड से परे भी, एम्पलीट्यूड से आगे भी क्वांटम ऑसिलेटर जा सकता है. वहाँ पर भी हमें क्वांटम ऑसिलेटर मिलेगा, इस बात की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी रहती है. फॉर सच ऑसिलेटर नो टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट एज इट इज इन द क्लासिकल पिक्चर. However, probability gives 0. However, probability gives 0 as x approaches plus or minus infinity. Infinity का केस होगा तो probability उस समय 0 हो जाएगी. The total energy of classical oscillator is proportional to magnitude of amplitude square, and it varies in continuous manner. The concept of amplitude does not exist in quantum mechanics. Basically, the total energy of quantum oscillator is given by the expression En is equals to n plus 1 by 2 h cross omega 0, where n is quantum number and which is varies in discrete manner. The lowest energy level of classical oscillator is 0, while in quantum mechanics it is 1 by 2 h cross omega 0. It is ground state energy or 0 point energy. The fifth and last difference of quantum oscillator from classical oscillator is classical simple harmonic oscillator spend maximum time at its turning point x is equals to plus minus a and least time at equilibrium position. आपको ध्यान होगा क्लासिकल ऑसिलेटर मीन पोजीशन पर कम से कम रुकता है. एक्सट्रीम जो पोजीशन है प्लस माइनस ए, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उन पर टाइम क्लासिकल ऑसिलेटर सबसे ज़्यादा व्यतीत करता है, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है. On the other hand, the probability density of finding the particle at x for quantum oscillator depends on principal quantum number, that is n. For n is equals to 0, हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं. इफ वी कंसिडर द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर n इज इक्वल्स टू 0, देन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 0. तो क्वांटम ऑसिलेटर में ऑसिलेटर को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है वो मीन पोजीशन पर है, जबकि क्लासिकल ऑसिलेटर में ये मिनिमम है उस समय. तो probability in ground state is maximum at x is equals to 0 and it decrease with the increase of x. However, if we consider for the first state, that is p1x, and it is 0 at x is equals to 0 and maximum is equals to x is equals to plus minus 1 upon alpha. अगर हम n के मान बढ़ाते जाएं तो हम देखेंगे कि
जैसे जैसे n का मान 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ रहा है तो क्लासिकल ऑसिलेटर और क्वांटम ऑसिलेटर के जो मध्य में अंतर है उनके अंतर भी कुछ कम होने लगते हैं। प्रारंभ में ये अंतर बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n द एवरेज बिहेवियर ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर एग्रीज विद दैट ऑफ क्लासिकल ऑसिलेटर thus this again shows that if n approaches infinity, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसका मान बहुत ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्लासिकल पिक्चर और क्वांटम पिक्चर दोनों लगभग आइडेंटिकल हो जाएंगी। दिस एक्सप्रेशन shows that if n approaches infinity the quantum mechanics tends to classical mechanics. Okay, so now let us stop ourselves and we shall derive the value of eigen function tomorrow. Thank you.